हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीश ब्रत। देखो, जो हम आज बात करेंगे ये आपके पीछे लिखा हुआ है ना। देखो क्या लिखा है, ए बी इनिशियो जुडिशरी। हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं, ठीक है। किसी भी अदर कोचिंग से आप जुडिशरी तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको क्या वहाँ पे प्रारंभ से बताया जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रारंभ से। हम आपको अपने कोचिंग में, जो हमारा कोचिंग का नाम है ए बी इनिशियो जुडिशरी, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आपको जो हिंदी मीडियम बच्चों के साथ दिक्कत आती है, आपने जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उन्होंने अपने साथ दिक्कत देखी होगी क्या, कि जब भी वो किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनमें तैयारी में क्या दिक्कत आती है, उन्हें कंटेंट अच्छे नहीं मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम में जैसे मिलते हैं उस हिसाब से हिंदी मीडियम के नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा कंटेंट होगा वो हिंदी मीडियम के पर्पज से इतना अच्छा होगा, जब आप उसे देखेंगे, एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा हाँ यहाँ से तैयारी करना बेटर है, ठीक है, अदर कोचिंग के मुकाबले। क्योंकि हमारा कोचिंग का नाम ही है एवी इनिशियो जुडिशरी, मतलब हम प्रारंभ से लेके चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आप कोचिंग में आए हो तो हम अदर कोचिंग की तरह एक बैरेक्ट को दूसरे बैरेक्ट से लिंक करें, ठीक है। मतलब इस बैरेक्ट को उस बैरेक्ट से लिंक नहीं, पहले अगर हमने बीएनएस उठाया है तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि इसमें दिया क्या गया है, इसमें पनिशमेंट कैसे दिए गए हैं, और जब आप कोई अपराध करते हो तो उस अपराध के अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, और उस अपराध में अगर आपको कोई प्राइवेट डिफेंस मिलता है या अपराध आपका ऐसे होता है कि उससे बचाव मिल सकता है तो उसके बारे में, ठीक है। उन्हीं सब चीजों के बारे में लाइन वाइज लाइन चर्चा करेंगे। तो इसी को आगे लेके आज हम देखते हैं, वो हम देखेंगे बीएनएस, ठीक है। क्या देखेंगे, बीएनएस का देखेंगे हम कि बीएनएस क्या है। देखो, सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या देखना चाहिए, अगर कोई भी एक्ट आप पढ़ते हो, कोई भी एक्ट आप अगर पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, एक्ट पढ़ने से पहले उस बैग एक्ट का जो मेन पर्पस है उसको देख लो, बनाया कैसे गया है, ठीक है, किस पर्पस से बनाया गया है और उसकी प्रारंभिकी कहती क्या है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वो एक्ट बना कैसे है और उसकी प्रारंभिकी की कहती क्या है, ठीक है। जैसे बीएनएस हो गया, बीएनएस में समझ लो बीएनएस क्या है। बीएनएस में सबसे पहले देखो अध्याय कितने हैं। बीएनएस में जो अब आप अध्याय हैं, आपके कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय, ठीक है। पहले बीएनएस वर्सेस अगर हम आईपीसी लें, देखो इसको ही पढ़ना जरूरी है। कोई भी एग्जाम जब देने जाओगे, हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ का एग्जाम आपके सामने थे, उत्तराखंड का एग्जाम आपके सामने है दोनों, और ये क्या नाम है इसका, राजस्थान का एग्जाम आपका 2-3 दिन में ही है, ठीक है। तो तीनों एग्जामों में आपका क्या हुआ है, आईपीसी बीएनएस दोनों पूछा गया। ये नहीं अगर आप बीएनएस पढ़ रहे हो तो आईपीसी भूल जाओ, नहीं, आईपीसी को बीएनएस के साथ और बीएनएस को आईपीसी के साथ लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों को एक दूसरे के सेक्शन के साथ अटैच करना ही पड़ेगा। जैसे देखो इसमें कितने थे, 20 अध्याय थे, ठीक है। चैप्टर इसमें कितने थे, 20, और इसमें चैप्टर कितने हो गए, इसमें जो आपके चैप्टर हो गए कितने हैं, 23, ठीक है। इसमें 23 चैप्टर हो गए। उसके बाद आप देखो इसमें सेक्शन कितने थे, इसमें सेक्शन थे आपके 511, और इसमें सेक्शन कितने थे, इसमें सेक्शन है आपके 358, 358 ही है ना, रीचेक करो एक बार। सेक्शन जो है वो 358 ही है ना, एक बार रीचेक करो चलो। देखो हाँ 358 ही है, जबकि 358 जो 358 सेक्शन है वो निश्चित है। तो देखो पढ़ने का एक पर्पस यही होता है कि हमें डायरेक्ट में देख लेना है सबसे पहले कि सेक्शन उसके कितने हैं, अध्याय कितने दिए गए हैं। मेन तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे इसमें, उसके बाद हम देखेंगे ये लागू निर्माण कब हुआ। 2 डेट याद रखना, एक निर्माण और एक लागू, यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे इसका निर्माण डेट याद रखना, इसका निर्माण डेट क्या था, इसकी जो निर्माण डेट है वो क्या थी, और लागू डेट कब ये लागू हुआ था, ठीक है। इन दोनों डेटों को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन ही जाएगा। क्या यहां से क्वेश्चन बन ही जाएगा। जैसे 25 दिसंबर 2023, इसकी निर्माण डेट क्या थी, 25 दिसंबर 2023 का इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके बाद लागू कब हुआ, ये 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया था, ठीक, ठीक है, यही हुआ था ना। उसके बाद इसमें देखो आईपीसी में क्या दिया गया था, निर्माण डेट। आईपीसी में निर्माण और लागू डेट दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों को साथ ही लेके चल रहे हैं। आईपीसी कब थी, 6 अक्टूबर 1860 की, कब थी, 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860 को इसका निर्माण हुआ था। और लागू कब हुआ था, ये 1 जनवरी 1862 को, कब हुआ था, 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गया था। यहां तक हमने देख लिया। देखो अब कोई भी बैरक जब पढ़ोगे
ठीक है, इसी पर्पज से पढ़ना कि ये पहले क्या दिया गया है इसमें, कि अध्याय कितने हैं, इसका निर्माण कब हुआ था, लागू कब हुआ था, ठीक है, सेक्शन कितने हैं और कौन सा सेक्शन निरसित है और कौन सा सेक्शन क्या कहता है। अब देखो एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं। अब देखो जैसे डायग्राम होता है ना, अगर हम डायग्राम के पर्पज से अकॉर्डिंग पढ़ें, अगर हम डायग्राम के पर्पज के अकॉर्डिंग पढ़ें तो हमें तुरंत सेक्शन याद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला सेक्शन है प्रारंभ की संपूर्ण भारत पे। अब हाँ, एक चीज यहां ध्यान रखना, जैसे आपका आईपीसी हो गया, ये आईपीसी है, आईपीसी संपूर्ण भारत पे कब से लागू हुआ था, संपूर्ण भारत पे कब से लागू हुआ था, यहां बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, आईपीसी जो संपूर्ण भारत पे लागू हुआ था वो हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2013 से, यही हुआ था, हैं? ठीक है, 31 अक्टूबर 2013 से लागू हुआ था। एक बार रीचेक करना 13 है या 19 है, एक बार इसे रीचेक, हाँ एक बार रीचेक करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो 13 नहीं है, ये 2019 होगा, हाँ ये 2019 होगा, इसे रीचेक करना। इसलिए कहता हूं जब भी कोई सेक्शन पढ़ाऊं ना, जब भी कोई सेक्शन पढ़ाऊं तो डायरेक्ट लेके बैठो, इसीलिए कहता हूं यहां गलती हो सकती है, यहां गलती हो सकती है। अगर डायरेक्ट लेके बैठोगे तो एक बार मुझे रीचेक करोगे तो खुद भी रीचेक हो जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए डायरेक्ट को लेके ही बैठना है, जब भी कोई टीचर कुछ भी पढ़ाता है तो वो लेके बैठोगे तो तुरंत कमेंट करोगे, तुरंत कहोगे सर नहीं 2019 है, देखो यहां तो रीचेक हो जाएगा तुरंत ना। इसीलिए मैं गलती जानबूझ के अपने लेक्चर में करता हूं कि बच्चे का सामने से कमेंट आए कि बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो कब हुआ था ये, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। उसके बाद देखो गलती कहां होगी, अब बीएनएस के बारे में पूछ लेगा, कहां पे, बीएनएस के बारे में पूछ लेगा, बीएनएस संपूर्ण भारत पर कब से लागू हुआ। तो बीएनएस जो है संपूर्ण भारत पर जो लागू हुआ था, मैंने आपको डेट बताई थी 1 जुलाई 2024 से ही लागू हुआ था। ये नहीं कि आप आईपीसी की डेट लिख दोगे, नहीं, आईपीसी जो लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से, जबकि बीएनएस जिस दिन बना था उसी दिन से संपूर्ण भारत पर लागू हो गया था। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब देखो, अब जो नई चीज पकड़ेंगे हम वो क्या देखेंगे, हम याद करने का तरीका, रिवीजन करने का तरीका कि सेक्शन को कैसे रिकॉल किया जाता है, वो चीज देखेंगे। जैसे आपको देखो दंडों के विषय में कहां से स्टार्ट है, बीएनएस में जहां से दंड दिए गए हैं वो दंड कहां से स्टार्ट है, वो देखो, वो दंड जो है आपके स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है, वो है आपके सेक्शन 4 से। कहां से, सेक्शन 4 से, जबकि आईपीसी में कहां था, सेक्शन 5 से था, नहीं था, इसमें कहां है, सेक्शन 4 से। अब देखो ऊपर डाल लो दंड के विषय में, दंड डाल लिया, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीएनएस के बारे में, ठीक है ना। दंड डाल लिया, अब देखो दंड के नीचे ऐसे कॉलम बना लो, ये बना लो आप, जब ये बनाओगे इस अकॉर्डिंग पढ़ोगे और इस अकॉर्डिंग बनाओगे तो तुरंत सेक्शन याद होंगे, ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, सेक्शन 4, सेक्शन 4 में क्या बताया गया है, दंड कितने प्रकार के होते हैं। देखो सेक्शन 4, अब इसे लिखेंगे धारा 4, क्या है, धारा या सेक्शन क्या है, 4, इसे बताया गया है दंड कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, दंड कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, ठीक है, ये लिख लिया। अब दंडों के प्रकार लिख लो, दंडों के प्रकार के आगे नीचे लिखो, सारे दंड वही थे जो पहले दिया था, लेकिन एक दंड बढ़ गया, सामुदायिक सेवा, मतलब उसमें वो दंड इसलिए दिया जाता है, मान लो आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया है, जज को लगता है कि ये क्राइम कर तो दिया है इसने, लेकिन इसको कोई ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे ये सुधर सके, मतलब आपकी अस्पताल में ड्यूटी लगा दी, ठीक है, अस्पताल में ड्यूटी लगा दी या किसी गांव में ड्यूटी लगा दी कि आप डॉक्टर हो, कोई अपराध हुआ है आपसे, इतना छोटा मोटा अपराध है कि आपके गांव में ड्यूटी लगा दी, जाओ वहां के लोगों को अवेयरनेस करो कि इस चीज से, ये गंदगी से ये बीमारी आपको फैल सकती है। या आप कोई एडवोकेसी कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोर्ट में कुछ गलत शब्द बोल दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, तो जज क्या कहेगा, वकील साहब एक काम करो, आपको हम इस गांव में ये पनिशमेंट दे रहे हैं, आप एक गांव को जाओ अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, उनको बताओ कि आपके ये अधिकार हैं। ऐसी ही संबंधित बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो क्या करते हैं, कोर्ट लोगों को देते हैं पनिशमेंट, और उस पनिशमेंट के अकॉर्डिंग वो जाके वहां पे अपनी सर्विस देते हैं, वो है उस सामुदायिक सेवा, ठीक है। तो दंड कितने प्रकार के होते हैं, दंड 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है मृत्युदंड, कौन है, कौन सा दंड है, मृत्युदंड, ठीक है। मृत्युदंड के बाद अगला दंड है क्या, आजीवन कारावास, क्या है, आजीवन कारावास। दूसरा दंड क्या हो गया,
आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, ठीक है। आजीवन कारावास में देखो, आजीवन कारावास के दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। आजीवन कारावास आपको दे दिया, लेकिन उसमें दो भागों में बांटा जाता है। आपके जो आपने अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपको कठिन देना है या सादा देना है। तो आजीवन कारावास कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक कठिन हो जाएगा और एक सादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो सेक्शन ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, आराम से सेक्शन दिमाग में रहेंगे। अगर ये चाइल्ड पर्पस वाइज ही पढ़ोगे ना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उठाया और पढ़ते रहे रटते रहे, नहीं। चीजों को रिकॉल करना सीखो, ठीक है। चीजें कैसे रिकॉल होती हैं, चाइल्ड वाइज अगर चीजें रिकॉल करोगे ना तो तुरंत रिकॉर्ड होंगी, दिमाग में एकदम छप जाएंगी, हाँ ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो, ये हो गया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास के बाद जो हमारा अगला है वो क्या है? संपत्ति की जब्ती। अगला क्या आएगा? संपत्ति की जब्ती। क्या है अगला? संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती की मतलब समझते हैं? संपत्ति की जब्ती मतलब आपकी संपत्ति जब्त या कुर्क की जा सकती है, उस संबंध में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जुर्माना। जुर्माना देखेंगे अब हम। फिर क्या है? जुर्माना। जुर्माना हो गया। अगला क्या है जुर्माने के बाद? जुर्माने के बाद जो है अगला आपका सामुदायिक सेवा, जो मैंने बताई थी, ठीक है। क्या है? सामुदायिक सेवा। देखो ये है, ठीक है ना। इसको मैंने बताया था कि आपको जाके वहां सेवा देनी पड़ेगी, जिस फील्ड से आप हैं उस फील्ड में जाके आपको वहां पे सेवा देनी पड़ेगी। तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? दंडों के विषय में हो गया। अब देखो धारा 4 ये दे रखी है। अब धारा 5 क्या कह रहा है? दंड आदेश का लघुकरण करना। क्या कह रहा है धारा 5? धारा 5 क्या है? जो दंडादेश दिए गए हैं, दंडादेश जो है उसका लघुकरण। क्या है इसमें? लघुकरण करना, मतलब उसको छोटा करना, ठीक है। लघु, छोटे से छोटा, लघुकरण। जैसे 20 साल का दिया है तो कितने में बदल सकता है, ठीक है। या आजीवन कारावास दिया है तो आजीवन कारावास को कितने कारावास तक सीमित कर सकता है, उस बारे में बताया गया है। तो दंडादेश का लघुकरण में कौन कौन लघुकरण कर सकता है? अब यहां पे चार्ट बना लो, कौन कौन लघुकरण कर सकता है। देखो, पहला केंद्र सरकार, पता है सबको, ठीक है, केंद्र सरकार कर सकती है। दूसरा राज्य सरकार, ठीक है, ये हो गया राज्य सरकार। आगे बात यहां समझ से, केंद्र सरकार कर सकती है और राज्य सरकार, ठीक है। मृत्यु का होना ना होना किसमें है? राज्य सरकार में। राज्य सरकार में क्या? मृत्यु का होना ना होना उसमें कर सकती है। और ये किसमें कर सकती है? मृत्यु दंड में। मृत्यु दंड आदेश दिया गया है, मृत्यु दंड, तो उसमें कर सकती है। अगर यहां पे मृत्यु हो या ना हो तो उस संबंध में भी कर सकती है, ठीक है। इनका ध्यान दे लेना। पूछ लेगा कि दंडों का लघुकरण कौन कर सकता है, पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। पीटी में क्वेश्चन यहीं से आता है, ये ध्यान रखना। जो सेक्शन पढ़ोगे उसी हिसाब से पीटी में क्वेश्चन आएगा। जैसे हो गया दंडों का दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है, पूछ लेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार या दोनों। तो कौन सा निशान लगाओगे? दोनों, मतलब केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अगला क्या है? भिन्न। जो दंड दिए गए हैं दंडादेशों की भिन्न, क्या है? दंडादेशों की भिन्न मतलब कितने में चेंज करा जा सकता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, कोई ना कोई स्टेट इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता ही है। तो ध्यान रखना, कितना? 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो इसमें सेक्शन दंडों में है, सेक्शन 6 क्या है? ये धारा 6, धारा 6, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद अगला क्या है? यहां तक धारा 6 तक क्या था हमारा? दंडादेश। अब देखो यहां तक अगर हमने ध्यान से लेक्चर को देखा, आपने सुना और देखा, तो मुझे नहीं लगता कि यहां से पीटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है कि एक आध क्वेश्चन आए नहीं। निर्माण देख लिया, लागू देख ली, सेक्शन देख लिए कितने हैं, किस जगह पे लागू होता है, कि संपूर्ण भारत पे कब से लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद देख लिया दंडादेश क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद भारत के बाहर अपराध करेगा तो किस कंडीशन में, भारत के भीतर अपराध करेगा तो किस कंडीशन में, ये भी सेक्शन दिया गया, सेक्शन 3 में यही बताया गया, ठीक है। अगर भारत के बाहर करेगा तो कहां करेगा, और भारत के अंदर करेगा तो किस स्थिति में अपराध होगा, वो भी दिया गया है, ठीक है। इन सब चीजों को देखना जरूर। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। तो
ऐसे ही टॉपिक पे ऐसे ही हम अपने जो हमारी बैच लॉन्च होने वाला है उसमें आपको प्रारंभ मतलब शून्य से, हम ये समझते हैं कि आपको जुडिशरी में कुछ नहीं आता, आप हमारे पास एडमिशन लोगे तो हम ये समझेंगे आपको जुडिशरी में कुछ नहीं आता। हम आपको मेन पर्पस भी हमारा ये रहेगा कि आपको शून्य से लेकर चलें, आपको बैरेक्ट के बारे में बताएं कि बैरेक्ट पढ़ा कैसे जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि बैरेक्ट पढ़ा कैसे जाता है। जैसे देख लो मेरे पास बैरेक्ट रखा है, ठीक है, अब बैरेक्ट रखा है तो कैसे पढ़ा जा, कैसे पढ़ेंगे दूसरे लोग। अब इसमें हम एकांत परिरोध पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो एकांत परिरोध में क्या दिया गया, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उचित कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है तो न्यायालय अपने दंडादेश का आदेश दे सकेगा और अपराधी को उस कारावास की शक्ति के लिए जिसके वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए कुल मिला के 3 मास से अधिक नहीं होगा, निम्नलिखित मापदंड अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। पढ़ लिया, अब कहेंगे पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा बैरेक्ट, ठीक है ना। बैरेक्ट को पढ़ने का तरीका होता है, अगर आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो तो वहां से कम 3 क्वेश्चन निकालो। देखो जैसे ध्यान दो कैसे पढ़ेंगे, यही वाला सेक्शन ले लो। जब देखो स्टार्टिंग पढ़ो आराम से, जब कभी कोई व्यक्ति, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति A to Z, इसमें क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति में चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये ध्यान रखना। यहीं से क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करो, मतलब इसमें क्या कह रहा, कोई भी व्यक्ति, जब कभी कोई भी व्यक्ति, फिर क्या कह रहा, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। कैसे अपराध के लिए, जो आईपीसी में दिया गया है, बीएनएस में दिया गया है, ठीक है ना, किसी और अपराध के लिए नहीं, मतलब जो इस बैरेक्ट में दिया गया है बीएनएस में उस अपराध के लिए। फिर क्या कह रहा, जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास से दंडाधीश करने की शक्ति है। अब देखो एकांत परिरोध किसमें दे सकते हैं, सीधा सीधा बताया गया इसमें। मैंने क्या बताया था, आजीवन कारावास किसमें, कठिन और सादा। ये क्या कह रहा है, कठिन कारावास, मतलब एकांत परिरोध जब भी दिया जाएगा वो कठिन कारावास में दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहां से निकला, एक क्वेश्चन ये निकला, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो कठिन कारावास देने की शक्ति है तो न्यायालय उसे अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा, मतलब न्यायालय को जो दंडादेश देने की शक्ति है, अलग अलग न्यायालय को अलग अलग शक्ति है, अलग अलग मजिस्ट्रेटों को अलग अलग शक्ति है। कौन 7 वर्ष तक दे सकता है, कौन 7 से कम दे सकता है, कौन जुर्माना दे सकता है, इन सब चीजों के बारे में अलग अलग बताया गया। तो वही कह रहा है जो उसकी शक्ति है उस शक्ति के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, दंडादेश दे सकेगा। आगे देखो कि अपराधी को उस कारावास के, किस कारावास के, जिसके लिए वह दंडाधीश किया गया है, जिस कारावास के लिए उसे दंड दिया गया है, किसी भाग या भागों के लिए, मतलब जो कारावास का उसे दंड दिया गया उसका कोई एक भाग, मतलब समझ लो उसने चोरी की, ठीक है, चोरी के साथ गृह अतिचार किया, गृह अतिचार के साथ रात्रोग्रह अतिचार किया, 3 अपराध हो गए। तो क्या कह रहा है, उसके किसी भाग के लिए, ये 3 अपराध है, तीनों अपराधों को ना मिलाकर उसके किसी भाग के लिए, मतलब एक भाग के लिए या सभी भाग के लिए। तो क्या कह रहा है, कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होगा, मतलब जो कारावास होगा वो 3 मास से अधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कुल मिला के 3 मास से अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखो एकांत परिरोध देखो। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बना है, एकांत परिरोध अगर ऐसे पढ़ना सीख गए ना जुडिशरी आराम से निकल जाएगी, समझे। बस चीजों को पढ़ना सीखो, चीजों को पढ़ना सीख गए तो आराम से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बस चीजों को पढ़ना आना चाहिए कि कैसे पढ़ेंगे, सब यही करते हैं, बस पढ़ने की नई नई टेक्निक निकालते हैं। अब वह पढ़ना आ गया तो आधे क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये एकांत परिरोध है, ठीक है ना, एकांत परिरोध कहां कहां दिया गया है, सेक्शन 11-12 में, ठीक है, सेक्शन 11 और 12 में 2 जगह दिया गया है क्या, एकांत परिरोध, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बता रहा, देखो सेक्शन 11 में क्या बताया है, सेक्शन 11 से क्वेश्चन क्या क्या निकाले हमने, कोई व्यक्ति, नंबर 1 कोई व्यक्ति, एक क्वेश्चन निकल गया, इसमें A to Z कोई व्यक्ति आएगा। नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति, फिर क्या कह रहा, कारावास कैसा होना चाहिए, कठिन, किसमें देगा, कठिन कारावास में, यह ध्यान रखना, कठिन कारावास में। अगर सादा कारावास है तो क्या उसमें एकांत परिरोध दे सकता है, पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि एकांत परिरोध किसमें दे सकता है, कठिन कारावास में, सादा कारावास में, उपयुक्त दोनों में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लगा के आओगे, अगर नहीं पढ़ा ध्यान से बैरेक्ट तो क्या लगा के आओगे, सीधा लगा के आओगे दोनों में, क्योंकि वहां आजीवन कारावास में कठिन और सादा दोनों दिया गया, नहीं कठिन कारावास, ठीक है ना, किसमें, कठिन कारावास में। और कौन मजिस्ट्रेट दे सकता है, जिसकी शक्ति होगी, ठीक है, कौन सा मजिस्ट्रेट, जिसकी शक्ति होगी। अब देखो कुल मिला के कितना होगा, ये कुल कितना होगा ये ध्यान रखना, कुल कितना होगा,
कुल जो होगा ये कितना होगा, 3 माह। 3 माह, 3 माह से तो अधिक दे ही नहीं सकता है। ये कहोगे 4 माह 5 माह, नहीं। अपराध कितना भी घोर हो, ठीक है, कितना भी कठिन अपराध किया हो, अगर वो एकांत परिरोध की सजा देगा तो वो 3 माह ही देगा, उससे अधिक नहीं दे सकता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर 3 माह देगा। फिर क्या कह रहा है, उसकी देखो जो देने की वो है ना, एकांत परिरोध जो देगा 3 माह देगा, उसे अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है कि अगर क्या नाम, यदि मास 6 मास से अधिक नहीं है, क्या कह रहा है, यदि एकांत कारावास 6 मास से अधिक, कारावास की अवधि 6 मास से अधिक नहीं है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो अब इनने अवधि दी है, क्या अवधि, किस किस अवधि में कितना दिया जा सकता है। ये देखो पहले क्या कह रहा है, अगर कारावास कितने माह का है, 6 माह से अधिक नहीं है, कितना, 6 माह से अधिक नहीं है, 6 माह से अधिक नहीं, ठीक है ना, अधिक नहीं है, अधिक नहीं, तो कितना दे सकता है कारावास, तो वो देगा केवल 1 वर्ष। 6 माह से, 6 माह का देखो, अगर क्या नाम है 1 वर्ष का दिया गया है, उल्टा बोलो, देखो क्या कह रहा है, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 मास का कितना, 1 मास का देगा। ठीक है, कुल मिला के कितना देखा था हमने, 3 मास, कितना देखा था, 3 मास। अगर 6 माह से अधिक नहीं है, 6 माह से कम है, तो कितना देगा, 1 माह का। अगला देखो फिर क्या कह रहा है, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से कम हो, क्या 6 माह से तो अधिक है, 6 माह से, 6 माह से अधिक है, वह 1 वर्ष से कम है, 1 वर्ष से कम है, तो कितना कह रहा है ये, 2 माह, कितना, 2 मास। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, 1 वर्ष से अधिक है, अधिक है, तो कितना कह रहा है ये, 3 मास, कितना, 3 मास। देखो यही मेन होता है पढ़ने का तरीका, जो पढ़ने का मेन पर्पस होता है यही होता है कि हम देखें कि सेक्शन में क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। अब यही देखो, एकांत परिरोध का अगर हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए, क्या यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्या यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, आराम से पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसी पर्पस के हिसाब से हमने भी तैयारी की है, हमने भी जो चीजें देखी है, हिंदी मीडियम में क्या क्या कठिनाई आती हैं, क्या क्या होता है। हिंदी मीडियम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि बैरेक्ट में लाइन जो लिखी गई है वो लिखी क्या गई है, समझे। जैसे ये एक हो गया, ये देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, मास दे रखा है, महीना दे रखा है, ठीक है ना, मास महीना, गांव का बच्चा तो समझ जाएगा कि मास महीना क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मास और महीने में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना, मास महीना एक ही होता है, मास को महीना भी और महीना को मास, दोनों को एक ही कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये मास दे रखा है, अगर कोई दे रखा है 1 मास और उसने कह दिया कि 30 दिन, अगर 6 माह से कम का कारावास है तो 30 दिन का एकांत परिरोध देगा, क्या ये सही है, बताओ, सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसने यहां लिख रखा है भाई, उसने यहां डायरेक्ट लिख रखा 1 मास। अब 1 मास में फरवरी में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, और आगे 31 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, तो क्या हम इसे 30 दिन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हम इसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 मास है तो 1 मास ही। ये चीजें ध्यान रखना, जुर्माना सहित, जुर्माना रहित, 1 मास, 30 दिन, ऐसे जो होते हैं ना, ये पनिशमेंट दी जाती है, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लासेस चलेंगी ना, आपकी 0 से लेके अंत तक ऐसी ही क्लासेस चलेंगी, क्योंकि हमारा नाम ही है ए बी, हमारा नाम ही है ए बी। हम ए से स्टार्ट करेंगे, जेड पे आपको खत्म करेंगे, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू, जब तक आपका निकल नहीं जाएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है ना, तो इसी पर्पज से हमारी सारी क्लासें चलेंगी। हमारी क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली, सारी क्लासें, न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी लेनी है, कुछ भी आपको पूछना है कि सर इस बैच में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, फीस कितनी है, कितनी फीस रखेंगे आप, क्लासेस कब से होंगी, हमने इसमें यह भी ध्यान रखा है, जो हमारे वकील भाई बंधु होते हैं वो वकालत करते हैं, सही बात है भाई, वकालत करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस मांग ली गई है, ठीक है, वकालत करेंगे, तो वो वकालत के साथ अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सुबह से शाम तक तो कचहरी में रहते हैं, सुबह से शाम तक कोर्ट परिसर में रहते हैं, तो तैयारी कैसे करेंगे। तो हमने इसके लिए स्पेशल बैच भी रखा है, कब, 7 बजे सभी फ्री हो जाते हैं, 7 बजे सभी फ्री हो जाते हैं, आके आराम से फ्रेश होके बैठते हैं। तो हमने 7 बजे का भी बैच रखा हुआ है। तो आप क्वेरी किस पे ले सकते हैं, आपका ये नंबर है 9105, नंबर नोट कर लेना, 9105, ठीक है, 9105 1133 1133
3301, क्या है 10, ठीक है, ये नंबर है। इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको सारी इंक्वायरी मिलेगी। और हाँ, आपको ये बता दें, हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है जो इंटरव्यू तक गई हुई है यूपी में 2 बार। 2 बार इंटरव्यू से बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 2 बार में इंटरव्यू से बाहर निकलना कोई वो छोटी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और यूपी में 2 बार गए हुए हैं, अदर स्टेट में भी इंटरव्यू दिया, और 5-6 मेंस लिखे हुए हैं। और जो इंग्लिश मीडियम की मैम है उन्होंने भी मेंस लिखे हुए हैं। तो फैकल्टी हमारे पास कमजोर नहीं है, ये मत सोचना कि नई फैकल्टी है, नया चेहरा है, ठीक है, नई फैकल्टी है, नया चेहरा, ये मत समझना। उनका एक्सपीरियंस देखना, 10-10 साल टीचिंग में एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने अब तक ऑफलाइन में पढ़ाया है। उन्होंने जो पढ़ाया है ऑफलाइन बैच में पढ़ाया, वो कभी ऑनलाइन अपने आप को लेके गए ही नहीं। पहली बार आपके सामने उन्होंने आपकी कठिनाइयों को देखते हुए कि बच्चा ऑनलाइन में आ रहा है लेकिन उसे चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो पहली बार वो खुद ऑनलाइन आ रहे हैं आपके सामने। मैं भी आपके सामने ऐसे आया हूं, देखिए सारी चीजें बताऊंगा, सर भी बताएंगे, मनीष सर ही बताएंगे, शालिनी मैम है वो ही बताएंगी। तो हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो टीचर्स हैं, वो हायर एजुकेशन है, ये समझ लीजिए। उन्होंने इतनी बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो वो आपके अंदर कोई कमी रहने नहीं देंगे। प्री से लेके इंटरव्यू तक सारी चीजें आपकी क्वेरी दूर करेंगे, कुछ भी हो बस इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। और डेमो क्लास लेनी है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर डेमो क्लास किस समय स्टार्ट होगी, क्या टाइमिंग है, तो एक बार डेमो क्लास लेके देखिए, ठीक है। हमसे जुड़िए, आपको भविष्य में जब भी हमसे जुड़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। जिस तरीके से ये डायरेक्ट हमने पढ़ाया है ना, जिस तरीके से आपको, अभी तो केवल मैंने 2 सेक्शन ही बताए हैं, ठीक है, 2 सेक्शन ही बताए हैं, दंड के बारे में, कान परिरोध के बारे में। इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे पढ़ाएंगे ना कि मक्खन की तरह निकल जाएगा, कि डायरेक्ट तो आपको भूलोगे नहीं, सेक्शन भी नहीं भूलोगे। तो ऐसी ही पढ़ाएंगे और ऐसे ही हमारे लेक्चर चलेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेरी लीजिए। अगस्त में हमारी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। डेमो क्लास के लिए नंबर दिया गया 9105113310, इस पर कॉल कर सकते हैं, आगे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बस आज हम यही देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे आईपीसी के अगले सेक्शन बीएनएस से रिलेट करके, ठीक है। और हाँ, तैयारी करते रहिए, उत्तराखंड की वैकेंसी है, झारखंड भी है, और आपके पास छत्तीसगढ़ की भी डेट आ चुकी है 31 सितंबर, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए और जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि हमारा रैपिड रिवीजन बैच भी स्टार्ट होने वाला है। हर एग्जाम के पर्पज से आपको बेनिफिट होगा। हमने एक चीज और बता दूं, हमने यूपी के जो माइनर एक्ट है, 9 माइनर एक्ट, उनके ऐसे वन लाइनर तैयार किए हैं कि वहां से एक क्वेश्चन, मैं लिख के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ना प्री में ना मेंस में, ठीक है। ठीक है, बस यही तक करते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करो अपनी।